हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास जो है उसका पेपर उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो इस पेपर का नाम क्या है? उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। तो इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और 8 यूनिट को हमने एक एक वीडियो में कंप्लीट अध्ययन किया है। और आज के इस वीडियो में यूनिट नंबर हम 5 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर हम 5 को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 5 के में हम आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट राजवंश के विषय में पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 को हमने कंप्लीट अध्ययन किया है। उसके बाद हमने यूनिट 2 को हमने कंप्लीट अध्ययन किया है। यूनिट 1 को अध्ययन किया, यूनिट 2 को अध्ययन कर लिया, यूनिट 3 को अध्ययन कर लिया और यूनिट 4 को अध्ययन कर लिया। और आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 को हम पढ़ेंगे। इसमें हम राष्ट्रकूट वंश के विषय में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ वो 3 शासकों के मध्य हुआ। प्रतिहार वंश के विषय में, प्रतिहार वंश के साथ और पाल वंश और राष्ट्रकूटों के बीच में अध्ययन हुआ, ये संघर्ष हुआ एक तरीके से। तो हमने प्रतिहार वंश के विषय में हमने एक तरीके से यूनिट नंबर हमने 3 में पढ़ा था। फिर यूनिट 4 में हमने पाल वंश के विषय में पढ़ लिया और एक ही शासक बचा है जो कि दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास है, चूंकि इसलिए हमें उसको हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस हाँ उसके प्रमुख शासक के विषय में पढ़ेंगे जो हमें त्रिपक्षीय संघर्ष को समझने में मदद करेंगे। ठीक है, तो उसी के विषय में हम आज राष्ट्रकूट वंश के विषय में थोड़ा संक्षिप्त में हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम त्रिपक्षीय संघर्ष को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर हम त्रिपक्षीय संघर्ष में हम देखें तो हमें 3 महत्वपूर्ण शासक के विषय में ये संघर्ष दिखाई देता है। एक तो इसमें प्रतिहार शासक थे, दूसरे कौन थे? पाल शासक, पाल वंश के शासक, और तीसरे थे राष्ट्रकूट राजवंश के शासक जो थे। तो इन्हीं तीनों का प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट, इन्हीं तीनों में ये आपसी संघर्ष चला लगभग 3 शताब्दी तक। ये 300 वर्षों तक ये आपसी संघर्ष चलता रहा। बट इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। हर कोई शासक चाहता था कि हम कन्नौज पर अधिकार कर लें। तो इसके विषय में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये संघर्ष हुआ, किन किन के बीचों में ये कैसे शासनकाल चला। बट उससे पहले हमने क्या पढ़ लिया? इससे पहले प्रतिहार वंश के विषय में पढ़ लिया यूनिट नंबर 3 में, और यूनिट 4 में हमने पाल वंश के विषय में पढ़ लिया। लेकिन हमने राष्ट्रकूट वंश नहीं पढ़ा, क्योंकि ये दक्षिण भारत का राजवंश है। और जब हम दक्षिण भारत के राजवंश को पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के जितने भी वंश हुए उनके विषय में जब पढ़ेंगे, तो वहां पर तो हम पढ़ेंगे ही राष्ट्रकूट वंश। बट हमारे पेपर में उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास के विषय में पढ़ना है, इसलिए इसको हम कंप्लीट पूरा हम नहीं देखेंगे, बस शॉर्ट में देखेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है त्रिपक्षीय संघर्ष के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कन्नौज है। इसी कन्नौज को लेकर इन तीनों शासकों ने आक्रमण किया और अपने अधिकार करना चाहा। इधर कौन थे? पाल वंश। इधर जो थे कौन थे? प्रतिहार वंश थे। और इधर जो थे पाल वंश थे। और यहाँ पर जो थे एक तरीके से राष्ट्रकूट वंश थे। तो इन तीनों ने आपस में एक तरीके से इस पर अधिकार करना चाहा। क्यों चाहा? क्योंकि ये जो राजनीति, जो कन्नौज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर गंगा और यमुना का जो संगम का क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र थी। साथ ही साथ यहाँ पर अधिकार करके संपूर्ण भारत पर ये राजनीतिक रूप से एक प्रशासन चला सकते थे। संपूर्ण राज्य पर, संपूर्ण भारत पर ये अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर सकते थे, यहीं पर एक तरीके से अधिकार करके। तो ये एक तरीके से राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था स्थान। तो इसलिए लोग, हर एक वंश जो चाहते थे कि इस पर अधिकार किया जाए। तो अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश के विषय में। तो चलो देखते हैं इसका शासनकाल। राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल जो चला वो 735 ईस्वी से 973 ईस्वी तक ये शासनकाल चला था। और इसके विषय में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। कौन? दंती दुर्ग। और इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट थी। कौन सी राजधानी? मान्यखेट। तो राजधानी मान्यखेट और इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके एक तरीके से इसको यानी कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, उनको पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। जो राष्ट्रकूट राजवंश था वो चालुक्य राजाओं के अधीन थे। बट क्या हुआ? धीरे धीरे शक्तिशाली हुआ और चालुक्य वंश का पतन कर दिया। उनके यानी कि कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर एक राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की दंती दुर्ग ने। आगे हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है, उनकी समयावधि के विषय में देखें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग का जो समय काल था कब से कब था? 735 से 756 ईस्वी तक दंती दुर्ग रहे हैं। उसके बाद कृष्ण प्रथम जो हुए 756 ईस्वी से 744 ईस्वी तक
756 ईस्वी से 774 ईस्वी तक। कब से कब? 756 से 774 ईस्वी तक कृष्ण प्रथम थे। उसके बाद गोविंद द्वितीय हुए, 774 से 780 तक इन्होंने शासनकाल किया। फिर उसके बाद ध्रुव आए, जो कि महत्वपूर्ण काफी शक्तिशाली शासक थे ये सभी। तो उसके बाद 780 ईस्वी से इन्होंने 793 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद गोविंद तृतीय आए, इन्होंने 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अमोघ वर्ष प्रथम आए, 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद कृष्ण द्वितीय आए, 878 से 914 ईस्वी तक इन्होंने शासनकाल किया। उसके बाद कौन है? कृष्ण तृतीय, इन्होंने 914 से 929 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद कृष्ण तृतीय है, इंद्र तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय, इन्होंने 939 से 967 ईस्वी तक किया। और इन्होंने उसके बाद कर्क है, जो कि 967 से 973। तो जो हमने क्या देखा कि राष्ट्रकूट वंश का जो शासनकाल था 735 से 773 ईस्वी तक चला, जो कि हमने अलग अलग शासनकाल के अलग अलग शासकों के राजवंश के जो उनका शासनकाल था उसके विषय में देखा। दंतीदुर्ग 735 से 756 ईस्वी तक, जो कि संस्थापक भी थे। कृष्ण प्रथम 756 से 744 ईस्वी तक। गोविंद द्वितीय जो है 774 से 780 तक। उसके बाद ध्रुव आए 780 से 793 ईस्वी तक। गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी तक। अमोघ वर्ष प्रथम है 814 से 878 ईस्वी तक। कृष्ण द्वितीय आए 878 से 914 ईस्वी तक। और इंद्र तृतीय है 914 ईस्वी से 929 ईस्वी तक। और कृष्ण तृतीय है 939 ईस्वी से 967 ईस्वी तक। और कर्क है 967 से 973 ईस्वी तक। तो इस तरीके से प्रमुख शासक हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। ये हमने बताया ना, राष्ट्रकूट शासक जो थे ये दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास में हम इसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये दक्षिण भारत के एक तरीके से दक्षिण भारत में, और जब हम दक्षिण भारत के राजवंशों के विषय में पढ़ेंगे तो इसका भी हम वहां पर इनके राष्ट्रकूट वंश के विषय में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। बट अभी हम देखते हैं एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ना, एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने किया? तो कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। ध्रुव के विषय में देखें तो ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो ठीक है, तो इसमें हमने क्या समझा कि ध्रुव ने ही सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल दोनों को पराजित किया था ध्रुव ने। तो ध्रुव भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए, शक्तिशाली शासक हुए हैं। आगे हम देखते हैं ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है, धारावर्ष भी कहा गया था या कहा जाता था। आगे देखते हैं, इसमें हम आगे देखते हैं गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध जो है, चक्रायुद्ध व उसके संरक्षक जो थे धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। तो जब गोविंद तृतीय ने आक्रमण किया था ना, जब हम पाल वंश के विषय में पढ़ रहे थे तो वहां पर भी बताए थे कि जो गोविंद तृतीय ने है उन्होंने जब आक्रमण किया तो चक्रायुद्ध को, धर्मपाल को, साथ ही साथ प्रतिहार सभी को पराजित किया था और फिर वापस लौट आए थे। उसके बाद अमोघ वर्ष जब जाते हैं, अमोघ वर्ष एक तरीके से जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की है। क्या? कवि राजमार्ग की रचना की है किसने? अमोघ वर्ष, जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे। आगे हम देखते हैं आदि पुराण, जो आदि पुराण और आदि पुराण है और त्रिषष्टि लक्षण जो है, और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार कौन है? जिनसेन है। ठीक है, तो आदि पुराण और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन है। आगे हम और देखें, अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन को अंत कर दिया था, अपने जीवन का अंत कर दिया था। किसने? अमोघ वर्ष। ठीक है, अमोघ वर्ष जो है उन्होंने अपने जीवन काल को इस तरीके से यानी कि जल समाधि को लेकर अपने जीवन को समाप्त किया था। आगे हम देखते हैं और इंद्र तृतीय के विषय में। तो इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी जो है वो भारत आया था। ठीक है, तो अल मसूदी कब आया था? तो इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी जो अल मसूदी था वो भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक हुआ कौन है? एक तरीके से कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्ना, कौन? पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कि जो एक तरीके से, तो ये किसके शासक काल में थे? कृष्ण तृतीय, जो कि अंतिम शासक हैं। और इसी के दरबार में कवि रहते थे, कन्नड़ कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की है। आगे देखते हैं कल्याणी के चालुक्य जो है, कल्याणी के चालुक्य तैलब द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर जो है, कर्क जो 1973 ईस्वी में तक शासन किया, तो 1973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राजवंश का पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली और यहीं पर राष्ट्रकूट वंशों का पतन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने राष्ट्रकूट राजवंश के विषय में डिटेल से देखा, जो भी शासक थे उनके विषय में हमने अलग अलग जानकारियां जो थी उसके विषय में हमने देखा। और हम थोड़ा बहुत देखते हैं इसमें राष्ट्रकूट राजवंश के विषय में।
तो यहाँ पर देखो राष्ट्रकूट राजवंश के विषय में हमने देखा एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र जो ये मुहा मंदिर जो है, एक तरीके से गुहा मंदिर जो है, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। और इसमें एलोरा की जो गुफाएं उसमें 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध, एक तरीके से बौद्ध की गुफाएं बनाई गई हैं, और 13 से 29 तक की हिंदू से संबंधित गुफाएं बनाई गई हैं। इसमें मंदिर वगैरह, कैलाश मंदिर वगैरह बनाई गई। उसके बाद 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित। 1 से 12 तक की ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 तक की गुफाएं हिंदुओं से संबंधित है, और 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमने देखा राष्ट्रकूट राजवंश जो थे, इस तरीके से जो हमने देखा राष्ट्रकूट राजवंश के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, एक त्रिकोणीय संघर्ष के दृष्टि से, वो हमने सारे पॉइंट हमने राष्ट्रकूट के वंश के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में यूनिट 5 का जो अगला पार्ट है उसमें हम त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के विषय में एक एक स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कौन कैसे क्या आक्रमण कर रहा है। सारी चीजें हम डिटेल से वहां पर अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हाँ, अगर आप सभी ने इससे पहले की वीडियोस यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी की वीडियोस नहीं देखी है, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सभी की वीडियोस नहीं देखी है, यानी कि उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास से जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई है, आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप उस प्लेलिस्ट में देखेंगे सारी वीडियोस बहुत ही व्यवस्थित क्रम में यूनिट बाय यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप वहां पर जाकर उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हम इसके नेक्स्ट पार्ट, यानी कि अगले पार्ट जिसमें त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे, उस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।